नमस्कार, आप देख रहे हैं युग करवट यूट्यूब चैनल। मैं आशित त्यागी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पहले देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। उत्तर प्रदेश में आज से गरम भोजन योजना शुरू की गई है। इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में किया। प्रदेश के 35 जनपदों की 3,401 आंगनबाड़ी केंद्रों पर 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को इस योजना के तहत गर्म भोजन दिया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गर्म भोजन योजना का शुभारंभ किया। ये कार्यक्रम अयोध्या में किया गया। इस मौके पर हुए कार्यक्रम में उन्होंने अपने हाथ से बच्चों को खाना परोसा। इसके साथ ही उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्रों पर पंजीकृत 3 से 6 वर्ष के बच्चों को गर्म पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने के लिए हॉट कुक्ड मील योजना का शुभारंभ भी किया। उत्तर प्रदेश के 35 जनपदों में 3,401 आंगनबाड़ी केंद्रों पर यह योजना चलाई जाएगी। इस मौके पर महिला कल्याण, बाल विकास और पुष्टाहार मंत्री बेबी रानी मौर्य ने कहा कि अयोध्या श्री राम की नगरी है। इस योजना का शुभारंभ यहीं से होने से बच्चों को श्री राम का आशीर्वाद भी मिलेगा। ये योजना बेसिक शिक्षा विभाग, पंचायती राज विभाग, स्वास्थ्य विभाग, खाद्य और रसद विभाग मिलकर चलाएंगे। इसके बाद सीएम योगी ने बड़ा भक्तमाल में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होकर भगवान श्री राम को सोने का मुकुट, छत्र चढ़ाया। हनुमानगढ़ी और रामलला दरबार में हाजिरी लगाई। मुख्यमंत्री ने मंदिर के गर्भगृह में विराजमान भगवान श्री राम और सीता को स्वर्णिम मुकुट, छत्र, कुंडल और हाथ आदि पहनाया। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। छठ पर्व पर हेलीकॉप्टर से गाजियाबाद के घाटों पर पुष्प वर्षा की गई थी। इस पर गाजियाबाद के ईएनटी डॉक्टर बीपी त्यागी ने एक विवादित बयान दिया था। उस बयान से पूर्वांचल समाज नाराज है। समाज ने माफी नहीं मांगने पर डॉक्टर का पुतला जलाने की चेतावनी दी है। पूर्विया जन कल्याण परिषद ने छठ महापर्व को लेकर डॉक्टर बीपी त्यागी द्वारा की गई बयानबाजी को लेकर आक्रोश प्रकट किया है। उन्होंने डॉक्टर बीपी त्यागी का पुतला जलाने की चेतावनी भी दी है। परिषद की राष्ट्रीय अध्यक्ष रीता सिंह ने बताया कि डॉक्टर बीपी त्यागी ने छठ पर्व के दौरान जनप्रतिनिधियों द्वारा छठ घाट पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करने को लेकर आपत्ति जताई है। ये छठ मैया का अपमान है। इस तरह के बयानबाजी से उनकी घटिया मानसिकता का पता चलता है। पर इस तरह की बुराई करना हम लोगों को बहुत ही आहत कर चुका है। पूर्विया जन कल्याण परिषद ने 15 लाख व्रतधारियों के 15 लाख व्रतधारी हैं गाजियाबाद में। व्रतधारियों के मान सम्मान में कुठाराघात है, जिसे हम किसी तरह बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। राष्ट्रीय सचिव मनोज कुमार ने कहा कि अगर डॉक्टर बीपी त्यागी ने अपना बयान वापस नहीं लिया और इस पर माफ़ी नहीं मांगी तो जिले में रह रहे 15 लाख पूर्वांचली परिवारों की आस्था के सम्मान में डॉक्टर के आवास के बाहर पुतला जलाया जाएगा। राष्ट्रीय महासचिव राकेश तिवारी ने बताया कि करोड़ों लोगों की आस्था को आहत करने वाला बयान है, जिसे कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। गाजियाबाद में आज से महिला सीनियर फुटबॉल प्रतियोगिता शुरू हुई है। इसका उद्घाटन राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल ने किया। इसके जो मैच हैं प्रतियोगिता के, वो महामाया स्टेडियम में खेले जा रहे हैं। उद्घाटन मैच में उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ का सामना हुआ। गाजियाबाद के महामाया स्पोर्ट्स स्टेडियम में आज से 26वीं महिला सीनियर फुटबॉल चैंपियनशिप का आगाज़ हुआ। पूल ए के लीग मैच स्टेडियम में खेले जा रहे हैं, जहां ये टीमें 4 टाइम में एक दूसरे से भिड़ेंगी। प्रतियोगिता का शुभारंभ राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल ने किया। उद्घाटन अवसर पर उन्होंने कहा कि महिला फुटबॉल प्रतियोगिता गाजियाबाद में होने से महिला खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिलेगा। वो इस खेल में अधिक से अधिक खिलाड़ी सामने आएंगे। उद्घाटन मैच में उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ की महिला टीम के बीच मैच हुआ। इस मौके पर जिला खेल अधिकारी पूनम बिश्नोई, फेडरेशन के सचिव आदि लोग मौजूद रहे। मैच के शुरुआत तो ओपनिंग था यूपी वर्सेस छत्तीसगढ़ का। कल होगा आपका मणिपुर और राजस्थान के वर्सेस। इसके बाद एक दिन का गैप होगा 26 को, फिर 27 को होगा, फिर 28 को गैप होगा, 29 को होगा और फिर 1 तारीख को होगा, 3 तारीख को उसका क्लोजिंग।
गाजियाबाद जिले का नाम बदलने के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान रसम नाम की संस्था चला रही है। इस संस्था ने आज तुराबनगर बाजार में लोगों से इसके समर्थन में हस्ताक्षर कराए। समर्थन वाला ये पत्र सरकार को सौंपा जाएगा। रसम संस्था ने गाजियाबाद के तुराबनगर में एक अभियान चलाया। ये हस्ताक्षर अभियान था जिसमें लोगों से गाजियाबाद का नाम बदलकर गजप्रस्त करने की मांग का समर्थन करने की बात की गई। व्यापारियों के साथ साथ खरीदारी करने आए ग्राहकों से भी नाम परिवर्तन को लेकर हस्ताक्षर कराए गए। रसम के संयोजक संदीप त्यागी ने बताया कि जनभावना को ध्यान में रखते हुए सरकार जिले का नाम बदले। हमारे पूर्वजों पर अत्याचार करने वालों के नाम पर गाजियाबाद का नाम है, इसे बदला जाना चाहिए, इसीलिए अभियान चलाया जा रहा है। व्यापारी नेता राजेश वर्मा ने कहा कि अगर सरकार ने जल्द ही इस पर कोई निर्णय नहीं लिया तो आंदोलन को मजबूर होना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, यू करवट। 20 नवंबर को गाजियाबाद की किराना मंडी में एक वर्कशॉप में चोरी हो गई थी। घटनास्थल के आसपास की सीसीटीवी फुटेज चेक करने के बाद पुलिस ने एक महिला को इस चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक महिला की निशानदेही पर चोरी किया गया सामान बरामद कर लिया गया। पुलिस ने तुरंत ही घटना का संज्ञान लेते हुए सुसंगत धाराओं में एफआईआर पंजीकृत की गई और घटना में शामिल अभियुक्तों को तलाशने के लिए टीमों का गठन किया गया। आज दिनांक 24 नवंबर 2023 को सीसीटीवी फुटेज के आधार पर घटना में शामिल एक महिला को गिरफ्तार किया गया। उसी के निशानदेही पे जो सामान वहां से हटाया गया था वो सारा बरामद किया गया। गाजियाबाद के कविनगर थाना क्षेत्र की कॉलोनी चिरंजीव विहार में एक महिला का शव उसके ही घर में मिला था। पुलिस को जांच में पता चला कि महिला की हत्या की गई है। हत्या का कारण पारिवारिक विवाद है और हत्या का आरोपी महिला का दामाद है, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। आज महिला के मृतका के दामाद प्रमोहन पुत्र रामनिवास को पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया है, जिसमें इनके द्वारा इस घटना को कारित करना बताया जा रहा है, जिसका कारण इनका आपस का पारिवारिक विवाद है। इस पूरे प्रकरण में पूछताछ तथा साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। 21 नवंबर को मोदीनगर पुलिस को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति ने पड़ोस में रहने वाली महिला के साथ अभद्र व्यवहार किया, मारपीट की। पुलिस को सीसीटीवी फुटेज में इस घटना के साक्ष्य मिल गए हैं। इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और धाराएं बढ़ा दी गई हैं। थाना मोदीनगर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। जांच के दौरान कुछ वीडियो फुटेज व पीड़िता के बयान प्राप्त हुए हैं, जिनके आधार पर अभियोग में समुचित धाराओं की वृद्धि की जा रही है तथा अभियुक्त को हिरासत में लेकर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। ये थी आज की कुछ खास खबरें। अब खबरों का पोस्टमार्टम। बिग बॉस विजेता एल्विश यादव का रेव पार्टी से कनेक्शन, पार्टी में सांपों के जहर की सप्लाई, विदेशी लड़कियां, ये सब मामला हम जानते हैं। इसमें नई बात यह है कि रेव पार्टी में सांपों का जहर सप्लाई करने के आरोप में घिरे एल्विश यादव पर नोएडा पुलिस अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर पाई है। जब नोएडा कोतवाली सेक्टर 49 में मुकदमा दर्ज हुआ था, तब पुलिस ने दावा किया था कि एल्विश को जल्दी ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन अब धीरे धीरे पुलिस की जांच भी धीमी पड़ रही है। शुरुआत में पुलिस सबूत जुटाने की बात कहकर मामले को टालती रही, लेकिन अब तक सबूत नहीं जुटाने पर नोएडा पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं। इस मामले में एल्विश से पूछताछ हुई थी। इसके बाद भी नोएडा पुलिस ने नोटिस भेजकर एल्विश को बुलाया, लेकिन वो फिर दोबारा नहीं आया। हरियाणवी सिंगर फजलपुरिया का भी इस केस में नाम आया था, लेकिन उससे भी पुलिस पूछताछ नहीं कर पाई है, उसे बुलाया भी नहीं गया है। इस मामले में पुलिस एक बार तब भी फेल हुई थी जब एल्विश यादव और राहुल का आमना सामना कराने की बात थी, लेकिन उनका आमना सामना पुलिस नहीं कर पाई। राहुल इस मामले में गिरफ्तार है और पुलिस को उसकी कस्टडी मिल चुकी थी। अब यह बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले में 20 ml जो जहर है
वो अहम भूमिका निभाएगा। जब पुलिस ने 5 सपेरों को गिरफ्तार किया था तब उनके पास से 20 ml जहर बरामद किया गया था, जिसको जांच के लिए भेजा गया था। उसकी रिपोर्ट आने का इंतजार हो रहा है। खबरों के पोस्टमार्टम में दूसरी और अहम खबर हमीरपुर से। समाजवादी पार्टी की व्यापार सभा प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष, उनके पुत्र और भाई की 142 करोड़ रुपए की संपत्ति को प्रशासन ने कुर्क कर लिया है। इस जिले की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है। इस समय तीनों आरोपी हमीरपुर की जिला जेल में बंद हैं। अगस्त माह में केशव बाबू शिवहरे, जो सपा नेता हैं, उनके पुत्र दीपक और भाई विष्णु शिवहरे के विरुद्ध ओपी मेमोरियल ट्रस्ट के नाम पर धोखाधड़ी करके जमीन कब्जाने का मुकदमा दर्ज हुआ था। यह ट्रस्ट दीपक शिवहरे के नाम से पंजीकृत है। आरोपितों ने जमीन के मालिक के साथ जुलाई में मारपीट की थी और सादे कागज पर उसके अंगूठे के निशान ले लिए थे। पुलिस की जांच में ये सारे आरोप सही साबित हुए। ये भी पता चला पुलिस को कि इनका एक गैंग भी है जो नशे का कारोबार करता है। इसके साथ ये लोग डरा धमका कर गरीब और शोषित लोगों की जमीन कब्जा कर लेते हैं, जबरन रजिस्ट्री करा लेते हैं। गैंगस्टर इन पर लगा। गैंगस्टर की कार्रवाई के बाद प्रशासन के सहयोग से इनकी संपत्ति की खोजबीन की गई। जो संपत्ति जब्त की गई है उसमें 5 क्रेशर प्लांट हैं, 3 इंटर कॉलेज हैं, 1 डिग्री कॉलेज है, मधुआ में 5, बांदा शहर में 4 और लखनऊ में 1 मकान है। व्यावसायिक भूमि है जो 350 बीघा है। 42 व्यावसायिक और निजी वाहन हैं और बैंकों में जमा 50 लाख रुपए की नकदी है। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी अपने साथ लाव लश्कर लेकर एक दलित के घर पहुंचे थे। वहां उन्होंने भोजन किया था। अब यह मामला सुर्खियों में है। इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसे मात्र मंत्री का फोटोबाजी करना करार दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि भाजपा के मंत्री ने दलित के घर जो खाना खाया वो बाहर से आया था। 20 नवंबर की यह घटना है। मंत्री नंद गोपाल नंदी मिर्जापुर के दौरे पर थे। यहाँ उन्होंने शाहपुर गांव में एक दलित के मकान पर खाना खाया था। मंत्री के साथ वहाँ के विधायक थे, भाजपा के अध्यक्ष थे, जिलाधिकारी और एसपी समेत अधिकारी भी मौजूद थे। दलित महिला जो थी, जिसका नाम गंगा जली है, उसने कहा कि मेरे कच्चे घर में मंत्री आए थे। उन लोगों ने बाजरे की रोटी, चने का साग और पनीर की सब्जी ली थी। खाना खाते हुए मंत्री की फ़ोटो सामने आई, सोशल मीडिया पर दिखी। इसके बाद इस पर राजनीति शुरू हो गई। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपाई मंत्री वोट की खोज में, दलित के घर दिखावटी भोज में। उन्होंने लिखा कि एक दलित के घर बाहर से मंगाई गई सब्जी, घी आदि को लाकर फोटो खिंचवाकर मंत्री ने दलित प्रेम का दिखावा किया है। मंत्री अपने पीछे शिकायत भरी आशाएं छोड़ गए हैं। अखिलेश यादव का आरोप है कि मंत्री ने उस गरीब परिवार का कोई काम नहीं किया, कम से कम उसका राशन कार्ड तो बनवा देते। अखिलेश ये भी कहते हैं कि मैं मंत्री को 1 महीने का समय देता हूं कि वो उस महिला का राशन कार्ड बनवा दें। अगर वो ऐसा नहीं कर पाए तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उस महिला का राशन कार्ड ज़रूर बनवाएंगे। हालांकि अखिलेश यादव के इस बयान के बाद गंगा जली का भी बयान आया है। उस महिला ने कहा कि हाँ, ये सही है कि उसके पास राशन कार्ड नहीं है और अभी तक किसी सरकारी योजना का लाभ भी उनको नहीं मिला है। उन्होंने बताया कि जो रोटी मंत्री जी को परोसी गई थी वो मिट्टी के चूल्हे पर बनाई गई थी और जो सिलेंडर घर में रखा दिखाई दे रहा है वो रिश्तेदार के घर से मंगाया गया था। हालांकि वो कहती हैं कि मंत्री ने भरोसा दिलाया है कि उन्हें जल्द ही सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। उत्तर प्रदेश के लिए बहुत अच्छी खबर है। उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी कि यूपीआईडी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को सोलर एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित करने जा रहा है। इसके लिए एक्सप्रेसवे पर 1700 हेक्टेयर भूमि चिन्हित कर ली गई है। इसके लिए बड़ी कंपनियां इस परियोजना में दिलचस्पी दिखा रही हैं। इस प्रक्रिया में जो 8 प्रमुख हैं कंपनियां, उनमें सोलर पावर डेवलपर्स जो हैं उन्होंने अपना प्रेजेंटेशन पूरा किया है।
इसमें टॉस्को, टोरेंट पावर, सोमाया सोलर सोल्यूशन, आर मैनेजमेंट, अवाड़ा एनर्जी, एरिया वंदन पावर और एशियास मोबिलिटी हैं। इस परियोजना के पूरा होने पर ग्रीन एनर्जी में विकास होगा, उसको विकसित होगी। इस परियोजना से बुंदेलखंड, पूर्वांचल, लखनऊ, आगरा, गोरखपुर एक्सप्रेसवे पर सोलर प्लांट लगाने से ऊर्जा की खपत पर सालाना 6 करोड़ रुपए बचेंगे। ये लाभ सरकार को होगा। इसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक विशेष बैठक फर्रुखाबाद में की थी और गंगा एक्सप्रेसवे से फर्रुखाबाद को जोड़ने के जो प्रस्ताव थे उसको पूरा करने के निर्देश दिए थे। सीएम योगी ने यह भी आदेश दिए थे कि गंगा एक्सप्रेसवे, बलिया लिंक और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे की कार्रवाई को समय से पूरा किया जाए। सोना यानी कि गोल्ड के प्रति लोगों की दीवानगी सर चढ़कर बोलती है। कई मामलों में सोना स्मगलिंग करके लाया जाता है और स्मगलिंग के ऐसे ऐसे तरीके सामने आए हैं कि आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। अभी हाल ही में दिल्ली एयरपोर्ट पर एक मामला आया था जहां बैंकॉक से एक शख्स वापस लौटा, उसके पास से करीब 2.25 करोड़ रुपए का सोना बरामद हुआ। ये सोना उसने जूस के टेट्रा पैक में छुपा लिया था। मॉस्को से दिल्ली एक महिला पहुंची, उसने अपने बैग में सोने के 4 तार और 6 छड़ छिपा कर रखी हुई थी। सीमा शुल्क अधिकारियों ने एयरपोर्ट पर यह सब बरामद कर लिया, लेकिन बड़ी बात यह है कि इस सोने को महिला ने छिपा के कहां रखा था। जब अधिकारियों ने जांच की तो महिला के बैग में एक ब्रा थी और ब्रा के पैड के अंदर यह सोना उसने छुपा रखा था, सिल के रखा हुआ था। मुंबई एयरपोर्ट पर भी एक आदमी पकड़ा गया था, उससे तकरीबन 1.5 किलो सोना बरामद हुआ था। इसने बड़ी चालाकी से सोने को अपनी बेल्ट में छिपा लिया था। एयरपोर्ट पर उतरने के बाद ये वॉशरूम गया, वहाँ इसने डस्टबिन में सोना डाल दिया। इसको लगा कि पहले चेकिंग करवा लेगा, उसके बाद जब अधिकारी उसे क्लियरेंस दे देंगे तो वापस वॉशरूम में आएगा और सोना ले जाएगा। लेकिन पुलिस ने उससे पहले ही इसे गिरफ्तार कर लिया और सोना बरामद कर लिया। कोच्चिन हवाई अड्डे पर भी ऐसी एक घटना हुई। यहाँ एक ऐसी महिला है तो गिरफ्तार किया गया जिसने सोने को गलाकर जूस की बोतल में डाल लिया, क्योंकि कोई सोच भी नहीं सकता था कि जूस के अंदर सोना लिक्विड रूप में हो सकता है। महिला के पास ऐसी 5 बोतलें थीं और सभी में सोना था। एक और मामला कोयम्बटूर एयरपोर्ट का है। यहाँ एक आदमी ने काव्स में दोनों तरफ प्लास्टर लगा रखा था। इसने पहले सोने का पेस्ट बनाया, फिर उसे कॉल में सेट किया, ऊपर से प्लास्टर लगवा दिया। इस तरह से सोने की स्मगलिंग देखकर अधिकारी भी हैरान थे। चेन्नई में भी एक महिला सोने के स्मगलिंग में गिरफ्तार हुई। इस महिला ने सोने को पिघलाकर अपने जो हैंडबैग था उसका हैंडल बनवा लिया, ऊपर से कवर चढ़वा लिया। उसको लगा कि शायद पकड़ में नहीं आएगी, लेकिन पकड़ा गया। इसी तरह से मात्र 100 रुपये के सैनिटरी पैड में 37 लाख रुपए की कीमत का सोना स्मगल किया गया। यह घटना त्रिची एयरपोर्ट की है। यहाँ महिला के बैग में सैनिटरी पैड था। जब अधिकारियों ने सैनिटरी पैड फाड़ा तो उसमें से 37 लाख रुपए कीमत का सोना निकला। तो इस तरह अजीब अजीब तरह से लोग सोने की स्मगलिंग करने का प्रयास करते हैं, लेकिन अधिकारियों की नज़र से बच नहीं पाते और पकड़े जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। गाजियाबाद और उसके आसपास के तमाम शहरों की खबरों को देखने के लिए देखिए युग करवट, और अगर आप प्रमुख रूप से खबरों को जानना चाहते हैं तो पढ़िए युग करवट समाचार पत्र। युग करवट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा। आशित त्यागी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।